गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम पहले एक क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पे कुछ क्वेश्चन किया था, है ना। लेक्चर नंबर 4 में हमने 2-3 क्वेश्चन किया था। अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं लिया है तो एक बार आप प्रीवियस लेक्चर को अटेंड कीजिए और वहाँ से चेकआउट करके इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज टू वेक्टर। मान लेते हैं कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ये दोनों का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, दो यूनिट वेक्टर है ना। और इसका सम जो है वो भी कैसा है, एक यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम फॉर्मूला लगाएं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस वैल्यू दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है ना। यहाँ पे बेटा ए प्लस बी का मॉड भी कितना दिया गया है, 1 दिया गया। तो चलिए इसको 1 बराबर पुट कीजिए, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। ये आ गया। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से पता चला 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -1/2 और थीटा मिल गया 120 डिग्री। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, थीटा आपका एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये थीटा है। ठीक है ना। नाम से पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड और डिफरेंस ऑफ दिस टू वेक्टर्स इज व्हाट। ठीक है, इसका डिफरेंस निकालना है। तो नाउ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करना है। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ऑब्वियसली यहाँ भी थीटा जो है वो एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स ही है। और ये कितना आएगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू -1/2। तो इस तरह से हो गया √3, 1 प्लस 1 प्लस 1 √3। ठीक है ना, √3 यूनिट आ गया। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है, आसान सा प्रॉब्लम समझ में निश्चित रूप से आ गया होगा। ठीक है, देखिए आगे कुछ बातें हम लोग और कर रहे हैं, इस पे कुछ पॉइंट्स देखिए और देखते हैं। नोट में कुछ पॉइंट देखते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पे। ये वेक्टर मान लेते हैं कि वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी है। तो ऑब्वियसली इन दोनों का जो सम है टेल हेड अरेंजमेंट में देखा जाए तो ये मिल जाएगा आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये मिल गया, है ना। अगर मान लिया जाए वी वेक्टर को इंटरचेंज कर ले, कैसे, माइनस बी से। तो माइनस बी इस वी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसे अगर लिखूँ, ये क्या है, माइनस बी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर, माइनस बी प्लस ए, इन दोनों को सम करें तो ऐसा एक वेक्टर आता है। ये वेक्टर है आपका माइनस बी प्लस ए वेक्टर, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो
ये रूल जो है पैरेललोग्राम लॉ कहलाता है। अब एक पैरेललोग्राम के दो डायगोनल, जिसमें हमें एक डायगोनल तो दे रहा है ए प्लस बी, एक डायगोनल दे रहा है हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और एक डायगोनल दे रहा है हमें ए माइनस बी वेक्टर। ठीक है, चलिए इसमें कुछ और बातें हैं कि ये जो एंगल है ये अल्फ़ा है, और अल्फ़ा कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब बताइए इनके बीच में जो एंगल है ये है आपका थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और ए का मैग्नीट्यूड को हमने स्मॉल ए रखा है, बी का मैग्नीट्यूड को हमने स्मॉल बी रखा है। ठीक है, अच्छा अब कुछ चीज़ें इसमें ये हैं, मान लेते हैं पॉइंट्स ये कहता है इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए is fixed and magnitude of vector b is increased, अगर इंक्रीज कर दिया जाए डायरेक्शन को फिक्स करके विद फिक्स्ड डायरेक्शन, ठीक है ना, मतलब b के मैग्नीट्यूड को हम बढ़ाएंगे। जब b के मैग्नीट्यूड को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि b वाला वेक्टर यहाँ से इंक्रीज कर जाएगा, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, b इंक्रीज करेगा, और b इंक्रीज करेगा तो जैसे b इंक्रीज करेगा तो रिजल्टेंट भी क्या हो जाएंगे, पहले से इंक्रीज कर जाएंगे, रिजल्टेंट भी इंक्रीज कर जाएगा। हेंस क्या होगा, रिजल्टेंट आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मीन्स ए वेक्टर प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इंक्रीज करेगा, और अल्फ़ा भी क्या करेगा, अल्फ़ा भी इंक्रीज करेगा। इन द सेम वे अगर मान लिया जाए इफ़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, इसमें ना ए का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी है बेटा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज फिक्स्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इंक्रीज्ड, हेंस क्या होगा, अब देखिए बी के डायरेक्शन को फिक्स कर दिया हमने, बी का डायरेक्शन फिक्स किया मतलब बी ऐसे ही कुछ है, ए को बढ़ा दिया, ए को यहाँ से यहाँ कर दिया, तो अगेन आपको दिख रहा होगा कि मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ लाइन जाएगा ही, है ना, मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन ये एंगल अल्फ़ा क्या हो जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। तो हमें यहाँ क्लियर देखने को मिल रहा है कि मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट का है वो इंक्रीज करेगा, मैग्नीट्यूड मतलब देन आर वेक्टर मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस वैल्यू इंक्रीज करेगा, और अल्फ़ा जो है वो डिक्रीज करेगा। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। इस तरह एंगल को घटा बढ़ा के भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लिया जाए कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाए तो रोम्बस बन जाएगा। तीसरा पॉइंट, इफ़ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो सेम अरेंजमेंट क्या बनेगा वो देखिए। मैं थोड़ा यहाँ से इसको कॉपी करके पेस्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए सेम अरेंजमेंट जो है
ये था आपका माइनस बी वेक्टर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर ए और बी दोनों बराबर हो जाएगा, इसका मतलब तो ये हो गया कि रिजल्टेंट भी दोनों का सेम हो जाएगा। तो देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी, दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएंगे, सेम मैग्नीट्यूड का हो जाएगा। और साथ में ही ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि रम्बस का जो डायगोनल है परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि रम्बस जो होता है उसका डायगोनल एक दूसरे को 90 के एंगल पे कट करता है, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 के एंगल पे कट करता है जब ए और बी दोनों बराबर होंगे, दोनों साइड इक्वल है। तो ये रम्बस, ये जो है वो रम्बस बनेगा, और रम्बस बनेगा तो दोनों का डायगोनल एक दूसरे के 90 पे कट करेगा, दोनों का डायगोनल का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, ठीक है। जब क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला जाए तो आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर मान लीजिए कि ए और बी भी आपस से परपेंडिकुलर ही है तो स्क्वायर बन जाएगा। ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है और दोनों का दोनों सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। मीन्स चलिए देखते हैं इसी पॉइंट में, इफ़ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, अगर ऐसा है इसका मतलब ये अरेंजमेंट स्क्वायर का फॉर्मेशन करेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बनेगा, स्क्वायर का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे ये है वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, और ये वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है, और ये इसका रिजल्टेंट है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। साथ ही साथ ये है आपका ए वेक्टर, इसको मैं लिख सकता हूँ कि माइनस बी वेक्टर है। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ से, ये क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये दोनों आपस में, अगर ये इक्वल मैग्नीट्यूड का तो दोनों आपस में 90 पे ही कट करेगा यहाँ भी, ठीक है ना। तो यहाँ भी आपका दोनों का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, दोनों बराबर होंगे। और ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर, ए प्लस बी का जो वेक्टर है रिजल्टेंट टू परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी होगा, ठीक है ना। और ये क्या फॉर्म करेगा, स्क्वायर का फॉर्मेशन करेगा। तो ये रिजल्ट जो है ना वो हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, ओके। अच्छा एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी होता है, वो भी एक और पॉइंट याद रखा जाए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो सम है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा वेक्टर ए का सम प्लस वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है ना। ये याद रखना ट्राइंगल इनइक्वालिटी से कि ट्राइंगल का जब भी फॉर्मेशन होता है, जैसे देखिए मैं एक ट्राइंगल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जनरलाइज कर रहा हूँ मैं इसको, सॉरी, ठीक। चलिए ये है वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और ये वेक्टर सी, सी को बोले कि सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसा, ठीक है ना। तो ए प्लस बी जो होगा वो वैल्यू मैक्सिमम जो है वो ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड होगा ना, तो उससे छोटा ही वैल्यू होगा हमेशा। और साथ ही में एक और इनइक्वालिटी लगेगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडलेस वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, है ना। इस वैल्यू से हमेशा ग्रेटर होगा, ये ध्यान रखना है। ये मॉडुलस इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है वेक्टर में कहीं कहीं उपयोग में आता है, तो इसको हमें रिजल्ट्स को याद रखना है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। स्केलर, अच्छा इससे पहले एक और बात, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन देख लेते हैं। ऑफ एडिशन,
ऑफ टू वेक्टर्स, और वेक्टर्स बोल दीजिए। सिंपल एडिशन की प्रॉपर्टी क्या है वो देखिए। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी में जैसे मान लीजिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, है ना, सिंपल है। एक पैरेललोग्राम के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। सपोज कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये हो गया रिजल्टेंट इसका, है ना। इधर लिखा जाए तो ये वेक्टर ए बी है और ये वेक्टर ए है, तो ये फिर से रिजल्टेंट इसका। तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है और साथ में बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी है, ठीक है ना, ये है। दूसरा, ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर क्या होगा, ये 0 होगा। तीसरा, ऐसा भी हो सकता है कि m इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो वेक्टर है, 3 वेक्टर लिया हमने ए बी सी, तो ए बी को पहले जोड़ा, फिर उसमें बाद में सी जोड़ा, और फिर दूसरी तरफ बी और सी को पहले जोड़ा, बाद में ए जोड़ा, तो ये दोनों रिजल्ट जो आएंगे वो सेम ही आएंगे। तो ये प्रॉपर्टी एडिशन का जो है वो प्रॉपर्टी होता है, हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, देखिए कोई वेक्टर है, जैसे मान लेते हैं कि कोई वेक्टर जो है, कोई वेक्टर ए है, सपोज ये ए वेक्टर है ना। अब हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ए वेक्टर, ये कोई स्केलर है, ए वेक्टर है, इसको मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इसके मैग्नीट्यूड को 2 गुना बढ़ा देगा। मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा सेम डायरेक्शन में 2 टाइम्स हो गया, 2 ए वेक्टर। जस्ट सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन है जो इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर देता है, 2 गुना कर देता है। डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों वेक्टर के पास डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन सेम रहेगा बट मैग्नीट्यूड चेंज कर जाएगा। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, तो हम बोल सकते हैं कि वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर ए। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी वो देखिए। पहला प्रॉपर्टी, इफ़ m इज इक्वल टू 0 देन m इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा, न कि 0 वेक्टर। ऐसा नहीं बोल सकते हम, ठीक है ना, 0 ही होगा ये। दूसरी प्रॉपर्टी, इफ़ m मल्टीप्लाई किया जाए a प्लस बी वेक्टर में, इसका मतलब ये m ए वेक्टर प्लस m बी वेक्टर है। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर मान लिया जाए कि m इंटू एन ए वेक्टर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n इंटू एम ए वेक्टर, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ n इंटू एम इंटू ए वेक्टर। बातें सेम ही हैं। मोर और लेस कहानी ये है कि अगर आप किसी वेक्टर ए में कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड को चेंज कर देगा वो, ठीक है ना। अगर मान लीजिए निगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन भी चेंज कर जाएगा। यहाँ पे डायरेक्शन सेम है। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि m की वैल्यू कितनी है, सपोज कीजिए कि -2, और वेक्टर ए कितना है, सपोज कीजिए कि 2i कैप प्लस 3j कैप। अभी तक आया नहीं टर्म, समझेंगे हम लोग, ये कंपोनेंट का टर्म वाले जो वेक्टर होता है वो। देन कितना हो जाएगा, एम ए वेक्टर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -2 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप। तो यहाँ जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस का 2 टाइम्स, मतलब -4i कैप -6j कैप। तो ये टोटली जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया, अपोजिट। सपोज कीजिए कि ऐसा अगर ए वेक्टर है, ये वेक्टर ए
तो जो वेक्टर बी निकल के आया, इसको मैं अगर वेक्टर बी बोल दूँ, इसको बोल दूँ कि वेक्टर बी है, तो जो वेक्टर बी है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में 2 गुना लेंथ का हो गया। वेक्टर बी जो है माइनस का 2a वेक्टर हो गया, है ना, 2 गुना लेंथ का हो गया। तो डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बदल सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्केलर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो आई होप ये बातें आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम पोजीशन वेक्टर की बात थोड़ा कर लेते हैं। देखिए पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का है ना, सिंपल बात से समझे तो पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन किया था। देखो जैसे मान लीजिए कि स्पेस में 2 पॉइंट है, स्पेस में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी। इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, पॉइंट बी कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, और हमें चाहिए ए से बी का वेक्टर, मतलब हमें चाहिए पोजीशन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो पोजीशन वेक्टर जो लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, दैट मीन्स ए टू बी वेक्टर, ए बी वेक्टर लिखेंगे, है ना, ए वेक्टर। और ए बी वेक्टर जो कैलकुलेटेड फॉर्म में आएगा, मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर बाद में इसको हम लोग जो है वो कंपोनेंट के टर्म में ले आएंगे। दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, फिर प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है ना। चलिए एक काम करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं पोजीशन वेक्टर को। देखिए हम इसको समझने के लिए क्या लेते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया आपका z, x y z, ठीक है। और इसमें लेते हैं पॉइंट, 2 पॉइंट, x1 y1 z1। देखिए बच्चा, हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें 2 पॉइंट कंसिडर किया, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है ना। पॉइंट ए और पॉइंट बी के लिए पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट रखा x1 y1 z1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट रखा x2 y2 z2, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड पे प्लेन में एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रख दिया, है ना। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करना चाह रहे हैं कि ये जो वेक्टर है ए बी वेक्टर, ये किस तरह से इस फार्मूला के अंदर आ जा रहा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हो गया आपका ओरिजिन, ये हो गया ओरिजिन ओ से ए वेक्टर, इसका नाम दिया हमने ओ ए वेक्टर, ठीक है। ओ से बी वेक्टर, इसका नाम दिया हमने ओ बी वेक्टर, ठीक है। अब ओ ए वेक्टर के लिए आप x में कितना चले x1, y में कितना चले y1 और z में कितना चले z1। तो हमें पता है कि x में क्या होता है यूनिट वेक्टर आई कैप, y में क्या होता है जे कैप और z में क्या होता है के कैप। इस तरह से आप ओ ए वेक्टर को लिख सकते हैं। ओ ए वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर जो है ये x वाला वेक्टर, y वाला वेक्टर और z वाला वेक्टर, मैं इसको x1 आई कैप लिख सकता हूँ, y1 जे कैप लिख सकता हूँ, z1 के कैप लिख सकता हूँ, है ना। इसी तरह से दूसरा वेक्टर जो ओ बी वेक्टर है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 z2। इसके लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x में x2 आई कैप लिख सकता हूँ, y में y2 y2
जे कैप लिख सकता हूँ, जेड में Z2 के कैप लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि ओ ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस Z1 के कैप। ओ बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस Z2 के कैप, ठीक है ना। और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि ओ बी वेक्टर और साथ में इसका उल्टा कर लो आप, बी से ए वेक्टर, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नाउ ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, हेंस ए बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा, ओ बी कितना है x2 वाई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस Z2 के कैप। एक बार आप इधर ध्यान दीजिए तो पता चलेगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर, है ना। यहीं से आ गए, इसको मैंने रीअरेंज किया और कुछ इस फॉर्मूला में आ गया, माइनस ओ ए वेक्टर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस Z1 की कैप। तो इस तरह से हमारे पास आ गया ए बी वेक्टर इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस Z2 माइनस Z1 की कैप, ठीक है ना। ये मिल गया हमारे पास क्या, कंपोनेंट्स के टर्म में पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। चलिए कंपोनेंट भी देखेंगे हम लोग अभी, किसी वेक्टर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, लेकिन मिल गए। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट है 3,2,1 विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालिए। तो सिंपल बात है कि एक पॉइंट जो है आपका पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है, ऑरिजिन है। ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर ऐसा ही होगा। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0,0 है और यहाँ कोऑर्डिनेट 3,2,1 है। जस्ट फॉर्मूला लिखिए, इसके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो 3 माइनस 0 आई कैप प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो 2 माइनस 0 जे कैप प्लस जेड कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1 माइनस 0 इंटू के कैप। तो आंसर क्या आ गया, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप, ये हो गया, है ना। इसी तरह से एक और क्वेश्चन, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 3,4, -1 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट 1, -1, -2। तो दो पॉइंट है बच्चा, दो पॉइंट है। दो कौन कौन से पॉइंट है, देखिए एक पॉइंट आपका 1, -1, -2 और एक कौन सा पॉइंट है 3,4, -1, ठीक है ना। तो हमें चाहिए इस पार्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा ही बन गया। चलिए इसका नाम देते हैं कुछ ए और इसका पॉइंट का नाम कुछ बी देते हैं। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो हमें लिखना है ए बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बताइए, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 3 माइनस 1 आई कैप, फिर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 4 -1 तो +1 जे कैप, फिर प्लस जेड कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -1 -2 के कैप दैट इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप -3 के कैप, ये मिल गया।
तो पोजीशन वेक्टर हम किसी पॉइंट का किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में इजीली निकाल सकते हैं या ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। इसके लिए फार्मूला तो अपना यही रहेगा, इसके लिए फार्मूला पोजीशन वेक्टर का यही रहेगा, ठीक है ना। अब बताती है कि अगर कोई वेक्टर कंपोनेंट्स के फॉर्म में है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखना है। देखिए कंपोनेंट के फॉर्म में तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखना है, इसके लिए जैसे मान लेते हैं कि इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, देन इट्स मैग्नीट्यूड जो होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। क्या लिखेंगे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 9 + 1 + 4। आंसर इज अंडर रूट 14 यूनिट। तो मैग्नीट्यूड बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।